शिद्दत, जुनून या जहर, पार्ट 9। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और डार्क फिक्शन व सस्पेंस की श्रेणी में आती है। इसमें दर्शाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल कहानी की मांग हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण का समर्थन या महिमा मंडन नहीं किया गया है। ओबरॉय मैंशन की वो खौफनाक रात बीत चुकी थी। खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने जब आतिश की बंद आंखों को छुआ तो उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। उसका सिर भारी था, जैसे बरसों का बोझ लता हो। उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने थाम रखा है। साधना वहीं बेड पर बैठे बैठे सो गई थी। उसका हाथ आतिश के हाथ पर था। आतिश ने उसे देखा। वही चेहरा, वही मासूमियत। उसके होठों से धीरे से निकला, पूर्वी। लेकिन तभी उसे कल रात का सारा सच, वो चीखें, वो खंजर और दादी माँ का वो भयानक कबूलनामा याद आने लगा था। उसका हाथ कांपने लगा था। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। साधना की नींद टूट गई थी। आतिश, आप ठीक हैं? रुकिए, घबराइए मत। साधना ने फौरन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। आतिश की आंखों में अजीब सी खालीपन था। उसने साधना की ओर देखा और भर्राई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पूर्वी नहीं हो? मेरी पूर्वी तो उस रात मर गई थी। साधना की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने खुद को संभालते हुए बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में कहा, मैं साधना हूँ आतिश, आपकी पूर्वी की बहन। साधना के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि आतिश ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और झटके से अपनी ओर खींच लिया था। साधना संभल पाती इससे पहले ही वह आतिश के तपते हुए सीने से जा लगी थी। आतिश ने अपनी दोनों बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस दी थी, जैसे वह उसे अपनी रूह में समा लेना चाहता हो। साधना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आतिश, छोड़िए मुझे, आप होश में नहीं हैं। वह घबरा कर बुदबुदाई और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आतिश आज किसी और ही दुनिया में था। उसने अपना सिर साधना के दिल के ठीक ऊपर रख दिया और अपनी आंखें मूंद ली थी। वह पागलों की तरह साधना की धड़कनों को सुनने लगा था। कमरे में छाई खामोशी के बीच साधना के दिल की तेज रफ्तार आतिश के कानों में गूंज रही थी। यही तो है। आतिश की आवाज बेहद भारी और रुंधे हुए गले से निकली थी। उसकी गर्म सांसें साधना के कपड़ों को चीरकर उसकी त्वचा को छू रही थी, जिससे साधना के शरीर में एक सीरन दौड़ गई थी। यही धड़कन जो उस रात थम गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी धड़कनें कह रही हैं कि तुम मेरी पूर्वी हो। आतिश की पकड़ और भी सख्त होती जा रही थी। उसका चेहरा साधना के गले के पास था और उसकी बेतहाशा मोहब्बत अब एक जुनून का रूप ले रही थी। वह उसे इतनी जोर से खींच रहा था कि साधना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। साधना ने महसूस किया कि आतिश पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वह दुख, पछतावे और अधूरी ख्वाहिशों के एक ऐसे भंवर में था जहां उसे हकीकत और वहम का कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। आतिश, मेरी बात सुनिए। साधना ने प्यार से लेकिन मजबूती के साथ उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। उसने देखा कि आतिश की आंखों में अजीब सी लाली और दीवानगी थी। आतिश, मेरी तरफ देखिए। मैं यहाँ हूँ, शांत हो जाइए। उसने आतिश के उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उसका सिर धीरे से सहलाने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बेचैन बच्चे को सुलाती है। साधना का स्पर्श मिलते ही आतिश के शरीर का तनाव थोड़ा कम हुआ। वह अब भी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था, लेकिन अब उसमें वो जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तड़प थी। साधना ने उसके माथे पर अपना सिर टिकाया और फुसफुसाई, बस, अब और नहीं। खुद को और कितना तड़पाएंगे? अगर पूर्वी आज यहाँ होती तो क्या वो आपको इस हाल में देख पाती? अपनी धड़कनों को शांत कीजिए आतिश, मैं कहीं नहीं जा रही। साधना के जिस्म की खुशबू और उसकी आवाज के जादू ने धीरे धीरे आतिश के उबलते खून को ठंडा करना शुरू कर दिया था। वह अभी भी उसके बेहद करीब था, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। साधना ने जैसे तैसे आतिश को शांत किया और उसे गहरी नींद के आगोश में सुला दिया था। आतिश का हाथ अभी भी साधना के पल्लू को कसकर थामे हुए था, जैसे उसे डर हो कि नींद खुलते ही उसकी पूर्वी फिर गायब हो जाएगी। साधना ने धीरे से अपना पल्लू छुड़ाया और डगमगाते कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही साधना दीवार के सहारे फर्श पर ढह गई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सिसकियों की आवाज बाहर न जाए, पर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वह जितना आतिश से दूर भागना चाहती थी, उतना ही उसकी रूह आतिश के दर्द से जुड़ती जा रही थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, मैं क्या कर रही हूँ? क्यों मेरा दिल उस इंसान के लिए तड़प रहा है जिसने मुझे कभी अपनी नजरों से देखा तक नहीं? वो जब भी मुझे छूता है तो उसे पूर्वी का एहसास होता है। वो मुझसे नहीं, उस साये से प्यार करता है जो मर चुका है। साधना को अपनी इस मजबूरी पर रोना आ रहा था कि वह एक ऐसी मोहब्बत की आग में जल रही थी जिसका कोई भविष्य नहीं था। आतिश की आंखों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ पूर्वी का बसेरा था। दोपहर के करीब जब आतिश अभी भी सो रहा था, साधना बालकनी में आई और उसके कांपते हाथों से अपने फोन से एक नंबर मिलाया। यह उसके सीनियर और जाने माने साइकेट्रिक डॉक्टर समीर का नंबर था। साधना, हेलो समीर सर,
मैं साधना बात कर रही हूँ। उसकी आवाज भारी थी। डॉक्टर समीर। साधना, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद फोन किया। साधना, सर मैं ठीक नहीं हूँ और हालात भी नहीं। मुझे एक पेशेंट के बारे में सलाह चाहिए। दरअसल वो रिलीजनल डिसऑर्डर और सीवियर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी पीटीएसडी का शिकार है। साधना ने विस्तार से डॉक्टर समीर को आतिश की स्थिति बताई। कैसे वह हकीकत को नकार रहा है, कैसे वह साधना में अपनी मृत पत्नी को देखता है और कैसे उसका व्यवहार हिंसक और जुनूनी होता जा रहा है। डॉक्टर समीर ने गंभीर होते हुए कहा, साधना, जो तुम बता रही हो वो बहुत पेचीदा है। उसे ट्रांसफेरेंस कहते हैं। उसने अपना सारा दुख और प्यार तुम्हारी शक्ल पर थोप दिया है। अगर उसे अचानक ये सच बताया गया कि तुम पूर्वी नहीं हो तो उसका दिमाग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा या पूरी तरह पागल हो जाएगा। साधना ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, तो मैं क्या करूं सर, मैं घुट रही हूँ। वो मुझे अपनी बाहों में भरता है लेकिन वो नाम किसी और का लेता है। डॉक्टर समीर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें उसे धीरे धीरे हकीकत की तरफ लाना होगा। उसे साधना के अस्तित्व का एहसास दिलाओ, ना कि पूर्वी की यादों का। और हाँ, उसे अकेले मत छोड़ना। वो इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह ओपरा मेंशन की फिजाओं में एक अजीब सा भारीपन था। सूरज निकला तो था लेकिन उसकी रोशनी में वह गर्माहट नहीं थी। साधना रात भर सो नहीं पाई थी। उसने डॉक्टर समीर को फोन करके तुरंत मेंशन बुलाया था क्योंकि आतिश की हालत अब उसके बस से बाहर हो रही थी। कल रात तक आतिश के अंदर एक पागलपन था, एक जुनून था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पूर्वी जिंदा है और उसके पास है। लेकिन जैसे ही उसे ये पक्का यकीन हुआ कि उसकी रूह उसकी पूर्वी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, उसके अंदर का वो जुनून एक डरावनी खामोशी में बदल गया था। वह अब एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा छत को ताक रहा था। डॉक्टर समीर जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि आतिश की आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा। वह सिर्फ एक गहरा शून्य था। साधना ने कांपती आवाज में कहा, देखिए सर, कल रात से इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, ना कुछ खाया है ना पिया है। मुझे डर लग रहा है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की है। डॉक्टर समीर आतिश के पास बैठे और उसकी नब्ज जांची। आतिश, मैं हूं डॉक्टर समीर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आतिश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बरसों से किसी सूखे कुएं से आ रही हो। वो चली गई डॉक्टर, मैंने खुद उसे धक्का दिया था। वो मुझे बचा रही थी और मैंने उसे मौत के मुंह में भेज दिया। अब यहाँ रहकर क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा? उसकी बातों में जो निराशा थी उसने साधना के कलेजे को चीर कर रख दिया था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी ताकि आतिश उसकी सिसकियां ना सुन सके। डॉक्टर समीर कमरे से बाहर आए और साधना को एकांत में ले जाकर बोले, साधना, हालत उम्मीद से ज्यादा नाजुक है। आतिश अब डिप्रेशन के उस स्टेज पर है जहां इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। उसे अब तक उम्मीद ने जिंदा रखा था और अब उस उम्मीद की जगह गिल्ट ने ले ली है। वह खुद को पूर्वी के मरने की वजह मान रहा है। साधना ने रोते हुए पूछा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है सर? डॉक्टर समीर ने साधना की आंखों में गौर से देखा और बोले, सिर्फ एक रास्ता है। उसे यकीन दिलाना होगा कि पूर्वी का जाना उसकी गलती नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे नई उम्मीद दे सके। साधना, तुम्हें उसके सामने अपनी पहचान साफ करनी होगी, लेकिन बहुत संभल कर। उसे महसूस कराओ कि पूर्वी भले ही चली गई है लेकिन उसके माता पिता का अधूरा प्यार, उसकी माँ पूर्णिमा जी और तुम अभी भी उसके पास हो। उसे जीने की एक वजह दो साधना, वरना हम उसे खो देंगे। साधना ने अपनी आंखें पहुंची और एक गहरा संकल्प लिया। उसने मन ही मन सोचा, आतिश, आपने मेरी बहन से बेपनाह मोहब्बत की है और आज उसी मोहब्बत के वास्ते मैं आपको इस मौत के अंधेरे से बाहर निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी हर खुशी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। तभी कमरे के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। साधना और डॉक्टर समीर बदहवास होकर अंदर भागे थे। जैसे ही साधना और डॉक्टर समीर कमरे में दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए थे। आतिश के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था और उसकी आंखों में छाई खामोशी अब एक खतरनाक फैसले में बदल चुकी थी। आतिश नहीं! साधना की चीख कमरे की दीवारों से टकरा गई थी। वह बिना अपनी जान की परवाह की आतिश की तरफ भागी और उसका वो हाथ थाम लिया जिसमें कांच था। आतिश ने उसे झटकने की कोशिश की। उसकी ताकत इस वक्त एक घायल शेर जैसी थी। जाने दो मुझे साधना, जब पूर्वी नहीं रही तो इस जिंदगी का मैं क्या करूंगा? मुझे उसके पास जाने दो। नहीं आतिश, आप कहीं नहीं जाएंगे। साधना ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला और कांच का टुकड़ा उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया था। इस संघर्ष में साधना के हथेली से खून बहने लगा था लेकिन उसे अपना दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने आतिश को झकझोर कर अपने सीने से लगा लिया था। आतिश फिर से बेकाबू हो रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तब साधना ने वही किया जो उसने पिछली रात किया था। उसने आतिश का सिर अपने दिल के ठीक ऊपर मजबूती से टिका दिया था। सुनिए आतिश, सुनिए इसे। साधना ने रुंधे गले से कहा,
आतिश की तेज चलती सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी। कमरे में फिर से वही जादू छा गया था। जैसे ही आतिश के कान साधना की धड़कनों से छुए, उसे लगा जैसे वो किसी शांत समुद्र के किनारे पहुंच गया हो। वो धड़कनें जो चीख चीख कर कह रही थी कि कोई है जो उसके लिए धड़क रहा है, कोई है जो उसे इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगा। आतिश की मुट्ठियां जो गुस्से और दर्द में कसी हुई थी धीरे धीरे ढीली पड़ गई थी। उसकी आंखों का वो खौफनाक खालीपन आंसुओं में बदल गया था। वो साधना की गोद में बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पहुंच गया हो। डॉक्टर समीर ने राहत की सांस ली और साधना को इशारा किया कि अब वो खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद जब आतिश दवा के असर में सो गया था, साधना भारी कदमों से नीचे हॉल की तरफ आई। पूरे मेंशन में धूप बत्ती और कपूर की महक फैली हुई थी। घर के बड़े से मंदिर में पूर्णिमा जी बैठी थी। उनके सामने अखंड ज्योत जल रही थी और वो बंद आंखों से निरंतर जाप कर रही थी। बरसों की कैद ने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उनकी ममता में आज भी वही शक्ति थी। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके गालों पर सूख चुके थे। साधना चुपचाप उनके पीछे जाकर बैठ गई थी। भगवान की मूर्ति के सामने जलता दिया साधना की आंखों में घूम रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और सिसकते हुए भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया था। हे भगवान, साधना की आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी बहन को खो दिया, मैंने अपने माता पिता को खो दिया, पर आतिश को कुछ मत होने देना। उन्होंने बहुत सहा है। उनकी रूह पर लगे जख्मों को भर दो माँ। मुझे शक्ति दो कि मैं उन्हें इस अंधेरे से निकाल सकूं, चाहे बदले में मेरी खुशियां ले लो, पर आतिश को फिर से वही मुस्कुराता हुआ इंसान बना दो जिसे पूर्वी प्यार करती थी। पूर्णिमा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और साधना के सिर पर अपना हाथ रखा। वो ठीक हो जाएगा लाडो, जिसकी हिफाजत के लिए तेरी जैसी रूह और मेरी जैसी माँ की दुआएं खड़ी हों, उसे मौत भी नहीं छू सकती। साधना ने पूर्णिमा जी की गोद में सर रख दिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। आज ओपरा मेंशन में साजिशों की हार और सच्चे प्यार और ममता की जीत की शुरुआत हो चुकी थी। ओपरा मेंशन में समय जैसे ठहर सा गया था। अगले 2 महीने साधना के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। दिन हो या रात, उसकी आंखें सिर्फ आतिश पर टिकी रहती। इन 60 दिनों में साधना ने अपनी नींद, अपनी भूख और अपना चैन सब कुछ आतिश की चौखट पर वार दिया था। वह साय की तरह उसके साथ रहती, कभी उसे दवा देती तो कभी उसकी खामोशियों को पढ़ने की कोशिश करती। इन 2 महीनों की लंबी रातों में आतिश ने धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे साधना के लिए खोले थे। धीरे धीरे आतिश के घाव भरने लगे थे, लेकिन शरीर के नहीं, रूह के। उन खामोश रातों में जब बाहर बारिश होती या ठंडी हवाएं चलती, आतिश अक्सर साधना को अपने और पूर्वी के सुनहरे अतीत के किस्से सुनाता था। वो साधना को नहीं, बल्कि उस ख्याल के जरिए अपनी पूर्वी को याद कर रहा था। एक शाम बालकनी में बैठते हुए आतिश की आंखें दूर पहाड़ियों पर टिकी थी। खिड़की के बाहर चांदनी छिटकी हुई थी। आतिश की आवाज में एक अजीब सी ललक थी जब उसने बताना शुरू किया कि कैसे पूर्वी ने उसके अंदर के जल्लाद को एक इंसान में बदला था। जानती हो साधना, इस दुनिया में हर कोई मुझसे थर थर कांपता था, पर तुम्हारी बहन, वो पागल लड़की, मुझसे जरा भी नहीं डरती थी। जब मैं गुस्से में लौटता तो वह मेरे करीब आकर सबसे पहले मेरे हाथ चेक करती थी कि कहीं नाखूनों में खून या चोट तो नहीं। वो डांटती थी मुझे, कहती थी कि अगर किसी को पीट कर आए तो मेरे पास मत आना। आतिश की होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। उसे मेरी बंदूकों से सख्त नफरत थी। वह चोरी छिपे लोडेड पिस्तौल ले जाती और उन्हें सिंक में ले जाकर पानी से धो देती। उसे लगता था कि पानी डालने से गोलियां नहीं चलेंगी। मैं उसे ऐसा करते देख लेता, पर कभी टोका नहीं, क्योंकि उसकी वो मासूमियत ही मेरे लिए सब कुछ थी। आतिश ने एक लंबी सांस ली और आगे बताया, मैं ईश्वर को नहीं मानता था साधना। मेरा मानना था कि जो ताकतवर है वही भगवान है, पर पूर्वी ने मुझे बदल दिया। वह हर सोमवार मुझे खींचकर शिव जी के मंदिर ले जाती। वह खुद तो पूजा करती ही थी और मेरा हाथ पकड़कर जबरन शिवलिंग पर जल चढ़वाती थी। साधना की आंखों में आंसू थे और वह मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। सबसे अजीब बात क्या थी पता है साधना? आतिश की आवाज रुंध गई थी। मंदिर में जब वो अपनी साड़ी का पल्लू ओढ़ती तो उसका एक कोना खींचकर मेरे सिर पर रख देती थी। वो कहती थी, मेरे सुहाग की रक्षा महादेव तभी तो करेंगे जब आप उनके सामने सिर झुकाएंगे। और मैं, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, उसकी साड़ी के उस महीन पल्लू के नीचे शिव जी की पूजा करता था। उसके प्यार ने एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया था और शायद यही मेरी कमजोरी बन गई। आतिश की बातें सुनकर साधना को समझ आया कि पूर्वी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके अंदर के इंसान को बाहर लाने वाली लड़की थी। उसने देखा कि आतिश आज भी उस पल्लू की छांव को ढूंढ रहा है। साधना ने धीरे से कहा, कमजोरी नहीं आतिश, वो आपकी ताकत थी और महादेव ने शायद इसीलिए आपकी जान बचाई, क्योंकि पूर्वी की दुआएं आज भी आपके साथ हैं। उन 2 महीनों में साधना ने महसूस किया कि वह आतिश के उस रूप से प्यार करने लगी है जो दुनिया की नजरों से ओझल था। वह आतिश की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती,
उसकी दवा के समय से लेकर उसकी पसंद के खाने तक। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी डर था कि आतिश की आंखों में उसके लिए जगह कब बनेगी। क्या वह कभी पूर्वी की बहन की पहचान से बाहर निकल पाएगी। शाम ढल चुकी थी और ओबरॉय मेंशन की खिड़कियों से नारंगी रोशनियां कमरे में झांक रही थी। साधना ने अलमारी से आतिश के लिए गहरे नीले रंग की शर्ट और ग्रे ट्राउजर निकाले। उसके हाथों में एक अलग तरह का ठहराव था। वह आतिश के पास आई, जो कुर्सी पर बैठा अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। साधना ने धीमे से कहा, आतिश, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, तैयार हो जाइए। आज शाम हमें डॉक्टर समीर के पास जाना है। आपकी फाइनल रिपोर्ट और चेकअप का वक्त है। आतिश ने डायरी बंद की और साधना की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो खूंखार शिकारी नहीं, बल्कि एक शांत लहर थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जी चलते हैं। कुछ देर बाद आतिश तैयार होकर नीचे आया। उसने सफेद साड़ी में लिपटी अपनी माँ पूर्णिमा जी के चरण स्पर्श किए। पूर्णिमा जी ने उसके माथे को चूमा और साधना की ओर एक उम्मीद भरी नजरों से देखा। साधना और आतिश एक साथ गाड़ी में बैठकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े थे। पूरे रास्ते सन्नाटा था और उस सन्नाटे में साधना का दिल शोर मचा रहा था। डॉक्टर समीर के क्लिनिक में माहौल काफी हल्का था। डॉक्टर समीर ने आतिश की रिपोर्ट देखी और एक लंबी मुस्कान के साथ फाइल बंद की और बोले, शानदार आतिश, आपकी रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और मानसिक तनाव के लक्षण भी अब लगभग खत्म है। आज से आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आतिश ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू डॉक्टर, मेरी हेल्प करने के लिए। डॉक्टर समीर हल्का सा मुस्कुराए और साधना की ओर इशारा करते हुए कहा, इट्स माई जॉब मिस्टर ओबरॉय। अगर आपको थैंक्स कहना है तो ये थैंक यू मुझे नहीं, डॉक्टर साधना को कहिए। उनकी निस्वार्थ सेवा और जिद की वजह से ही आप आज यहाँ खड़े हैं, वरना जिस गर्त में आप जा रहे थे वहां से लौटना मुमकिन नहीं था। आतिश हल्का सा मुस्कुराया और साधना की ओर मुड़ा। साधना को लगा कि शायद आज आतिश उसकी आंखों में छिपे उस प्यार को देख लेगा जिसके लिए उसने अपनी दुनिया भुला दी थी। आतिश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू डॉक्टर साधना, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए अपनी 4 महीने की जॉब ज्वाइन नहीं की और दिन रात मेरी केयर की। मैं आपकी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी पूरी फीस आपके नुकसान के साथ पे कर दूंगा। और हाँ, आई एम सॉरी, मैंने अपनी नफरत और पागलपन में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। फीस और डॉक्टर, साधना, ये 2 शब्द साधना के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। उसका दिल जैसे हजारों टुकड़ों में टूट गया था। उसे एहसास हुआ कि जिन धड़कनों को सुनकर आतिश शांत होता था, वो धड़कनें उसके लिए सिर्फ एक इलाज थी। आतिश की नजरों में वो साधना नहीं, बस एक काबिल डॉक्टर थी जो उसकी मरी हुई पत्नी की हमशक्ल थी। साधना ने अपनी भीगी पलकें झुका ली और जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है आतिश, चलते हैं, अब माँ जी इंतजार कर रही होंगी। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त साधना को महसूस हुआ कि ओबरॉय मेंशन की उस कैद से आज आतिश तो आजाद हो गया, लेकिन वह खुद एक ऐसी कैद में जा गिरी थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। वापसी का वह सफर साधना के लिए किसी सजा से कम नहीं था। गाड़ी की खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देखते हुए साधना की आंखों में आंसू ठहर गए थे। उसे बार बार आतिश की वो शब्द याद आ रहे थे, फीस, डॉक्टर साधना, जॉब का नुकसान। आतिश गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में वह साधना को तिरछी नजरों से देख लेता। उसे महसूस हो रहा था कि क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद साधना के चेहरे का रंग उड़ गया है। वह शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलत कहा। साधना, आतिश ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। तुम चुप क्यों हो, कुछ बुरा लगा? साधना ने अपनी भीगी पलकें नहीं उठाई थी। उसने बस खिड़की के शीशे पर सिर टिका दिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, नहीं आतिश, बुरा क्यों लगेगा? आप तो बस सच कह रहे थे। एक डॉक्टर का पेशा ही सेवा करना होता है। आपने तो मेरी कीमत लगाकर मेरा काम और आसान कर दिया। आतिश को साधना के शब्दों में छिपी कड़वाहट महसूस हो रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारा एहसान उतारना चाहता था। एहसान? साधना ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। साधना ने अपनी भीगी पलकों को सख्ती से पोंछा और खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी भर्राई आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए बोली, आतिश, मैं सोच रही थी कि मैं आज रात ही ऋषिकेश के लिए निकल जाऊं। आपकी फैमिली, पूर्णिमा जी, सब बहुत अच्छे हैं, पर अब मुझे अपने पापा के पास जाना है। वो काफी समय से अकेले हैं और मेरा फर्ज अब यहाँ खत्म हो चुका है। वह किसी तरह अपने आंसू को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बड़ी सी गाड़ी के अंदर उसकी सांसें घुट रही हैं।
वे आतिश के सामने टूटकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। आतिश ने स्टेरिंग पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और बहुत ही सहज लहजे में बोला, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुम्हारा अपना घर है, पिता है। पर साधना, जाने से पहले क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी? साधना ने चौंककर उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वे उसे रोकने की जिद करेगा, पर उसका ठीक है कहना साधना के दिल पर एक और घाव कर गया था। आतिश आगे बोलता रहा, आज मेरे कमरे को फिर से डेकोरेट करने में मेरी मदद कर दो। मेरी और पूर्वी की सारी पुरानी तस्वीरें स्टोर रूम में धूल खा रही हैं। मैं उन्हें वापस अपनी आंखों के सामने सजाना चाहता हूँ। और हाँ, अभी तो तुमने मसूरी भी ठीक से घुमाना बाकी है। तुम क्या मेरी इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं हो? एक दोस्त के नाते इतना तो कर ही सकती हो, है ना? दोस्त, ये शब्द साधना के कानों में किसी बेगाने शोर की तरह गूंजा था। जिस इंसान के लिए उसने अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून गा दिया था, उसकी नजर में वह केवल एक अच्छी दोस्त और एक डॉक्टर बनकर रह गई थी। आतिश को उसे रुकने के लिए कहना भी केवल उसकी अपनी यादों, पूर्वी की तस्वीरों को सहेजने के लिए था। साधना ने एक कड़वा घूंट भरा और धीमी आवाज में कहा, जी क्यों नहीं, एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। गाड़ी ओबरॉय मेंशन के गेट के अंदर दाखिल हुई। साधना का मन कर रहा था कि वे अभी इसी वक्त चीख पड़े, पर उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली थी। उसे नहीं पता था कि पूर्वी की तस्वीरों को सजाना उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अपने ही हाथों से उस औरत की तस्वीरें लगाना जिसकी परछाई बनकर वह आतिश के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ओबरॉय मेंशन का वह कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। साधना ने अपनी पूरी रात उन तस्वीरों और यादों को सहेजने में लगा दी थी। उसने कमरे को कोना कोना वैसे ही सजाया जैसे कभी पूर्वी को भी पसंद था। सफेद पर्दे, ताजे फूलों की महक और दीवारों पर मुस्कुराती हुई पूर्वी की तस्वीरें। आतिश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि जैसे वक्त पीछे लौट गया है। उसने मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखा। साधना पास ही खड़ी पूर्णिमा जी के साथ कुछ बातें कर रही थी और उन्हें दवा दे रही थी। आतिश को अब अच्छी नींद आने लगी थी। उसके चेहरे का वह खौफनाक तनाव अब कम हो चुका था। साधना ने दूर से आतिश को देखा। उसे पहली बार ये कड़वा एहसास हुआ कि आतिश की जिंदगी एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ पूर्वी की मूर्त स्थापित है। किसी और लड़की के लिए, चाहे वह उसकी हमशक्ल ही क्यों न हो, वहां रत्ती भर भी जगह नहीं थी। उसका दिल टूट गया था, पर एक आखिरी बार वह उस सुकून को महसूस करना चाहती थी जिसके लिए उसने अपनी रूह तक दांव पर लगा दी थी। वह धीरे से आतिश के पास आई। आतिश कुछ कहता, उससे पहले ही साधना ने उसे अपने गले से लगा लिया था और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया था। आतिश पूरी तरह हैरान रह गया था। उसके हाथ हवा में ही जम गए थे। मिस्टर ओबरॉय, साधना ने खुद को संभालते हुए बहुत ही प्रोफेशनल लहजे में कहा, मैं बस ये चेक कर रही थी कि आपकी पल्स और दिल की धड़कनें अभी उतने ही स्थिर हैं या नहीं। डॉक्टर समीर की रिपोर्ट सही थी। आप अब खतरे से बाहर हैं। वह तुरंत पीछे हटी और एक फीकी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। आतिश उसे जाते हुए देखता रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि उस आलिंगन में साधना का कितना दर्द छिपा था। रात के सन्नाटे में साधना ने आतिश के खिलाफ अब तक इकट्ठा किए सारे सबूत निकाले। वह आतिश को सजा दिलाने के लिए आई थी, लेकिन अब उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसने एक एक कागज को आग के हवाले कर दिया था। आतिश पहले ही अपनों की साजिश और अपनों की मौत का बोझ ढोकर बहुत कुछ सह चुका था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने पूर्वी की कसम खाई थी कि वह कभी हथियार नहीं उठाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेंशन पर पड़ी, साधना का कमरा खाली था। वह बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप निकल गई थी। वह जानती थी कि अगर उसने आतिश की आंखों में एक बार और देख लिया तो वह कभी ऋषिकेश वापस नहीं जा पाएगी। 5 साल बाद ऋषिकेश की वही पवित्र सुबह, गंगा की लहरों का शोर और मंदिर की घंटियों की आवाज थी। साधना, बेटा जल्दी उठ, हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? उसके पिता प्रमोद जी की जानी पहचानी आवाज ने साधना की नींद तोड़ दी थी। 5 साल बीत चुके थे। साधना पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुलझी हुई लग रही थी। वह झटपट उठी और तैयार होकर घर के मंदिर में पहुंची। वहां उसके माता पिता और पूर्वी की तस्वीर लगी थी जो वो सिन्हा मेंशन से लेकर आई थी। बुआ जी को उनके केक की सजा भगवान पहले ही दे चुके थे। वह सिन्हा मेंशन की सीढ़ियों से गिरकर मर चुकी थी और अब वहां बस ताला लगा था। उसने हमेशा की तरह अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और शिकायत भरे लहजे में बुदबुदाई, देख रही हो ना माँ, पापा आज भी वैसे ही डांटते हैं जैसे बचपन में डांटते थे। लेकिन अगले ही पल साधना की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई थी, पर उसने फौरन उसे झटक दिया था। वह जल्दी से अपनी मेडिकल किट उठाने लगी थी। आज उसे पास के गांव में एक कैंप के लिए जाना था।
साधना ने अपनी मेडिकल किट उठाई और आंखों के कोनों में आए हल्के से नमी को दुपट्टे से पोंछ लिया था। ऋषिकेश की सुबह हमेशा की तरह पवित्र थी। गंगा की लहरों का संगीत और मंदिर से आती शंख की आवाज ने हवा में एक अजीब सा सुकून घोल रखा था। वह घर से बाहर निकली और अपनी पुरानी लेकिन अच्छी तरह रखी हुई बाइक को स्टार्ट किया। ऋषिकेश की घुमावदार सड़कों पर बाइक दौड़ते हुए ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका मन आज भी उन यादों की गर्माहट में कैद था जिन्हें वह 5 साल पहले मसूरी की वादियों में छोड़ आई थी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। साधना अब ऋषिकेश की सबसे सम्मानित डॉक्टरों में से एक थी। गांव-गांव जाकर कैंप लगाना और गरीबों की सेवा करना ही अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। उसके पिता प्रमोद जी कई बार उसकी शादी की बात छेड़ते, पर साधना हर बार अपनी उस खामोश मुस्कान के साथ बात टाल देती थी जिसमें एक गहरा दर्द छिपा होता था। वह चाहकर भी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पाई थी। उसका दिल तो उसी दिन ओबरॉय मैंशन की दहलीज पर छूट गया था जब उसने आखिरी बार आतिश के सीने से लगकर उसकी धड़कनें सुनी थी। बाइक चलाते हुए वह खुद से ही बुदबुदाई, अजीब है ना आतिश, आप आज भी वही हैं जहां मैं आपको छोड़कर आई थी। मेरी हर धड़कन में, मेरी हर दुआ में। लोग कहते हैं कि वक्त घाव भर देता है, पर मेरा वक्त तो जैसे आपकी मुस्कुराती सूरत पर थम गया था। साधना को आज भी याद आता था कि कैसे उसके दिल ने आतिश के लिए धड़कना शुरू किया था और बदले में आतिश ने उसे एक ऐसी तन्हाई दी जो ताउम्र के लिए उसका साया बन गई थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आतिश ने उसे ढूंढा या नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि आतिश की दुनिया में पूर्वी की तस्वीर अब और भी गहरी हो चुकी होगी। वह कैंप वाली जगह पहुंची जहां गांव के लोगों की भीड़ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। साधना ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और हेलमेट उतारकर अपने बिखरे बालों को संवारा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही डॉक्टर वाली प्रोफेशनल मुस्कान सजा ली थी। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और साधना का हाथ पकड़कर बोला, डॉक्टर दीदी, आज शहर से एक बड़े बाबू आए हैं जो कह रहे हैं कि वो यहाँ एक नया अस्पताल बनवाएंगे। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। साधना के हाथ अपनी मेडिकल किट पर ही ठिठक गए थे। एक अजीब सी घबराहट उसके सीने में उठने लगी थी। वह धीरे धीरे उस बड़े टेंट की ओर बढ़ी जहां वो शहर के बाबू बैठे हुए थे। जैसे ही वह टेंट के अंदर दाखिल हुई, धूप की रोशनी में उसे एक लंबी कद काठी का शख्स दिखाई दिया जो पीठ फेर कर खड़ा था। उसकी शर्ट का रंग वही गहरा नीला था जैसा साधना ने 5 साल पहले आखिरी शाम आतिश के लिए निकाला था। उस शख्स ने धीरे से मुड़कर देखा, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर हल्की बियर्ड, वही गहरी राजदार आंखें। शर्ट के 2 खुले बटनों से उसकी ईगल टैटू साफ झलक रहा था। साधना के हाथ से मेडिकल किट नीचे गिर गई थी। साधना, उसके कानों में वह भारी आवाज गूंजी जिसे सुनने के लिए साधना ने 5 साल तक महादेव की मिन्नतें की थी। आतिश ओबरॉय आज उसके सामने खड़ा था। न उसके पास गन थी, न आंखों में वो पुराना पागलपन। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरा पछतावा और बेपनाह इंतजार था। साधना ने अपनी कांपती हुई उंगलियों को कसकर भींच लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं के समंदर को एक गहरे गोते में छिपा लिया था। उसने अपनी बिखरी हुई मेडिकल किट को नहीं उठाया, बल्कि अपनी गर्दन सीधी की और चेहरे पर एक फीकी प्रोफेशनल मुस्कान सजा ली थी। उसने आतिश की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ? उसकी आवाज में कोई तड़प नहीं, बल्कि एक ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जिसने आतिश के दिल को चीर दिया था। आतिश, जो पिछले 5 सालों से इस मुलाकात की रिहर्सल कर रहा था, साधना के इस बदले हुए अंदाज को देखकर निशब्द रह गया था। उसने साधना की डायरी पढ़ी थी जिसमें साधना ने अपने दिल की हर बात लिखी थी। आतिश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सीने पर बना वो ईगल टैटू उसकी पुरानी पहचान की याद दिला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो शिकारी नहीं, बल्कि एक मुसाफिर था। कोइंसिडेंस? तुम्हें सच में लगता है साधना कि मैं यहाँ इत्तेफाक से आया हूँ? 5 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुंचने में। 5 साल मैंने खुद को इस लायक बनाने में लगाए हैं कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। साधना ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए पास पड़ी मेज का सहारा लिया। मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगा था कि 5 साल काफी होते हैं पुरानी बातों को भूलने के लिए। आखिर अब तो आपकी सेहत भी ठीक है और पल्स भी। तो फिर यहाँ अस्पताल बनवाने का ये नया प्रोजेक्ट
क्या इसकी भी कोई फीस होगी? आतिश के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई थी। फीस? तुम आज भी उसी जख्म को कुरेद रही हो। आतिश एक कदम और करीब आया। उसकी आंखों में पछतावे की लाली साफ दिख रही थी। आतिश ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैं कोई पुरानी याद नहीं भूला हूं साधना, बल्कि ये बताने आया हूं कि पिछले 5 साल एक एक पल मैंने उस रात को याद किया है जब तुम बिना बताए चली गई थी। मैंने मसूरी का कोना कोना छान मारा था, पर तुम तो जैसे हवा बन गई थी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़ा ही, और ऊपर से मैसेज किया कि मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम ऋषिकेश छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। साधना ने अपनी नजरें फेर ली थी। देर कर दी आपने मिस्टर ओबरॉय, बहुत देर कर दी। अब मैं वो साधना नहीं हूं जो आपकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। अब मैं इस गांव की डॉक्टर हूं और मेरे पास भावनाओं के लिए समय नहीं है। साधना मुड़ी और टेंट के बाहर जाने लगी थी, लेकिन तभी आतिश ने पीछे से कहा, मैं यह अस्पताल तुम्हारे लिए नहीं बनवा रहा साधना, मैं यह अस्पताल पूर्वी के नाम पर बनवा रहा हूं, लेकिन इसे चलाने के लिए मुझे उस डॉक्टर की जरूरत है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया था। साधना रुक गई थी। उसकी पीठ आतिश की तरफ थी। आतिश ने धीमी आवाज में आगे कहा, क्या एक दोस्त के नाते तुम अपनी इस आखिरी ड्यूटी को पूरा करोगी? साधना की आंखों से एक आंसू ढलक कर उसके गाल पर आ गिरा था। वही शब्द, दोस्त, ड्यूटी, पर इस बार आतिश के लहजे में अधिकार नहीं समर्पण था। साधना ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 5 साल का वो दबा हुआ सैलाब आज आतिश की आवाज सुनकर बांध तोड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू अविरल बहने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल इंतजार में बिता दिए, वो आज भी उसे सिर्फ एक डॉक्टर और ड्यूटी की नजरों से देख रहा था। उसे आज भी साधना के उस निस्वार्थ प्यार का एहसास नहीं था। साधना ने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, पर आप अपने हॉस्पिटल के लिए कोई और डॉक्टर देख लीजिए। मैं अब ये सब मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं, उनके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आतिश ये सुनकर सम रह गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तभी टेंट के बाहर से अनुराग अंदर दाखिल हुआ। साधना ने बिना एक पल की देरी किए आगे बढ़कर अनुराग का हाथ थाम लिया था। मीत माई हस्बैंड अनुराग, और ये है हमारी बेटी पूर्वी। साधना ने अनुराग की गोद से उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। बच्ची का नाम सुनकर आतिश के दिल में एक टीस सी उठी, जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे पर खंजर मार दिया हो। पूर्वी। उसने अपनी बेटी का नाम पूर्वी रखा था। आतिश के चेहरे पर छाई वो उम्मीद राख हो गई थी। उसने अपनी कांपती मुस्कान समेटी और अनुराग की तरफ हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू अनुराग। उसने हैंडशेक किया और बिना एक शब्द और बोले तेज कदमों से वहां से निकल गया था। 5 साल का उसका इंतजार एक पल में अधूरा रह गया था। जैसे ही आतिश के कदमों की आहट टेंट से दूर हुई, साधना के शरीर की सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई थी। अनुराग का हाथ, जिसे उसने मजबूती से थाम रखा था, उसकी पकड़ से छूट गया था। अगले ही पल साधना धड़ाम से घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे कोई पंछी पिंजरे की सलाखों से टकरा रहा हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जमीन की तरफ झुक गई थी। उसकी सिसकियां, जो अब तक उसके गले में अटकी हुई थी, एक चीख बनकर बाहर आने के लिए तड़प रही थी। साधना, संभालो अपने आप को। अनुराग घबरा कर नीचे झुका और उसके कंधे थामे। क्या कर दिया तुमने ये? क्यों जाने दिया उसे इस गलतफहमी के साथ? साधना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन पर अपनी उंगलियां गड़ाए सिसक रही थी। उसका सफेद दुपट्टा धूल में सन गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी भावनाओं को आज मिट्टी में मिला दिया था। उसे आतिश की वो टूटती हुई आंखों वाली आखिरी झलक याद आ रही थी, जिसने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। तभी टेंट के बाहर से एक जोरदार ब्रेक मारने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया था। साधना का रोना अचानक रुक गया था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर फैल गया था। उसने कांपते हुए अनुराग की ओर देखा। अनुराग ने भी बाहर की ओर सिर घुमाया। आतिश। साधना के होठों से यह नाम एक डरी हुई फुसफुसाहट की तरह निकला था। वो जानती थी कि आतिश को अगर गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर जाता है। इससे पहले कि वो दोनों बाहर की ओर भागते, बाहर मौजूद लोगों की एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। अरे अरे, कोई रोको उन्हें,
वे पागलपन में गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं। साधना बदहवास होकर बाहर की ओर भागी। सामने गंगा का किनारा था और ढलान वाली सड़क पर आतिश की गाड़ी तेजी से बिना किसी कंट्रोल के सीधे खाई और नदी की ओर बढ़ रही थी। आतिश ने स्टीयरिंग छोड़ दिया था और वह बस शून्य की ओर देख रहा था। आतिश रुकिए! साधना की चीख ऋषिकेश की वादियों में गूंज उठी थी, लेकिन गाड़ी का पहिया सड़क के किनारे को छोड़ चुका था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साधना को भी उसका प्यार मिलना चाहिए? और आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.